सृजन, इधर ये करो। इधर से आओ, इधर से, इधर से, इधर से। बस ये सेलेक्ट करना है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। आसिफ, सलाम। शिव रस्तोगी, चैनल टेलीग्राम का नहीं बना है बच्चे। गुड आफ्टरनून राजा। बैसाली दत्ता, गुड आफ्टरनून। मयंक, गुड आफ्टरनून। रुचि श्रीवास्तव, जय हिंद। मोहित, बहुत खुश रहो। बागी नेहा, गुड आफ्टरनून। आकांक्षा, गुड आफ्टरनून। राजा, दुर्गेश कुमार यादव, प्रणाम। चैलेंजर, हिस्ट्री की क्लास में कैमरे का फोकस सर से कहना पड़ेगा, ठीक है। सर को मैसेज कन्वे हो जाएगा कि हिस्ट्री की क्लास में जो कैमरा है उसे, वो मेरे ख्याल से कमेंट्स देखते होंगे या चैट देखते होंगे तो वो ठीक कर लेंगे। अमर, एफआरबीएम एक्ट में पढ़ा चुकी हूँ बच्चे। मैंने आप लोगों से कहा ना कि अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई पहले बैंकिंग से रिलेटेड जो चीजें आपको पढ़नी है वो पहले आप एक बार जा करके देख लीजिए। जो प्लेलिस्ट है उसमें, प्लेलिस्ट देखने के बाद फिर आप, एफआरबीएम एक्ट मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आपको उसमें फिर भी लगता है कि कोई चीज रह गई है, आपके आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आ सकती है, विशेष रूप से यूपीएससी में, तो आप वो मैसेज में डालिए, मैं उसे आपको पढ़ा दूंगी। लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो जो बची हुई चीजें हैं उस पर है। सुनील, कृष्णा, वैशाली, प्रीति, एफआरबीएम एक्ट, मोहित मैं बिल्कुल कर चुकी हूँ, उसे बता चुकी हूँ। ठीक है बच्चे, आप लोग एक बार जा करके जो प्लेलिस्ट है उसमें जो वीडियोस हैं इकोनॉमिक सेक्शन में, उसको आप एक बार से पढ़िए अच्छे से, उनसे अपनी नोट्स बनाइए। हाँ, ये यूपीएससी की क्लास है सर्वेश, मेनली तो यूपीएससी बेस्ड है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जो टेस्ट सीरीज बस जैसे ही अभी कुछ दिनों में ही मोहित अभी खत्म होने वाली है, जो सिलेबस है वो खत्म होने वाला है, लगभग सभी का सिलेबस अब खत्म होने वाला है कुछ दिनों में। उसके बाद फिर आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, मॉक टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं आसिफ अंसारी, बुक तो बहुत ही जरूरी है बच्चे। अगर केवल जो इस तरह की चीजें हैं, बल्कि मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर आपने कोई फॉर्मल कोचिंग वैसे भी ज्वाइन कर रखी है तो केवल टीचर पर आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। टीचर बहुत कुछ बताता है, लेकिन फिर भी चूंकि टाइम इतना कम होता है ना हमारे पास, 1 घंटे 1.5 घंटे में हमें बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं, तो उसमें हम मेन पॉइंट्स ही सेलेक्ट कर पाते हैं। तो आपको जो मेरी राय है वो यही है कि आप बुक्स जरूर प्रेफर करें, क्योंकि डिटेल जो आपको मिलता है वो बुक्स के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। एमएसएमई से रिलेटेड क्लास भी हो चुकी है, सारा बता चुकी हूँ, एमएसएमई से रिलेटेड भी। आप लोग बिल्कुल शुरू के वीडियोस अगर आप देखेंगे ना तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो ऑफलाइन चलती थी। बीओपी नहीं पढ़ाया है, बैलेंस ऑफ, अभी पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड या इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाई है, क्योंकि पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट था। बुक समझ नहीं आती,
तो अगर बुक नहीं समझ में आती तो आप इन वीडियोस को देखें, इनसे जो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप फिलहाल आप उसको जो है फिर दोबारा पढ़िए किताब को, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इन वीडियो से आपको टर्म्स समझ में आते हैं। ठीक है। प्रेम प्रकाश, पूरा कोर्स जीएस पेपर 3 आप पूरा कोर्स मुझे अपलोड करने के लिए बेटा मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जो जो रह गए हैं वीडियो उनको मैं अलग से बनाऊं, जो टॉपिक रह गए हैं, क्योंकि एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में और सबको इसी शेड्यूल में पढ़ाना होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी वास्ट इकोनॉमी की इतनी सारी चीजें और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो डायनेमिक्स हैं उनको भी पढ़ाना, तो थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें छूट जाती हैं। जैसे अभी पब्लिक फाइनेंस का बहुत बड़ा हिस्सा छूटा हुआ है, खास तौर से इंटरनेशनल ट्रेड का जो हिस्सा है वो काफी हद तक छूटा हुआ है। वर्तिका, एक एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है, यूपीएससी प्री का सिलेबस उसमें डिस्कस किया था, उसमें आपको बताया था बहुत सारी किताबें, लेकिन आप जैसा सारे बच्चे पढ़ रहे हैं रमेश सिंह से, संजीव वर्मा से, ऐसे मैं लाल एंड लाल प्रेफर करती हूँ, काफी अच्छी बुक है, लाल एंड लार्ड से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये केवल इन पर भी नहीं कि आपने एक किताब ले ली और आपने उससे पढ़ लिया तो आपका काम हो गया। अगर वास्तव में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, PYQ ओके, अर्पण दे, कोशिश करूंगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स आती हैं वो भी आपको पढ़नी चाहिए, केवल एक किताब से। मिश्रा एंड पुरी भी बहुत अच्छी है, मिश्रा एंड पुरी भी बहुत अच्छी है दुर्गेश, आप उसे ले सकते हैं, मुझे काफी पसंद है मिश्रा एंड पुरी की इकोनॉमिक्स की बुक, खासतौर से डेवलपमेंट या इंडियन इकोनॉमी। दत्ता एंड सुंदरम की इंडियन इकोनॉमी जो लेटेस्ट वर्जन अगर आपको मिलता है तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि दत्ता एंड सुंदरम में जो मेन राइटर हैं चूंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है तो वो पुराने वर्जन ही अपडेटेड करके छाप रहे हैं, तो मिश्रा एंड पुरी लेकिन काफी अच्छी है। संजीव वर्मा और रमेश सिंह भी काफी अपडेटेड है, उसको भी आप ले सकते हैं, बड़े कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। स्टेट पीसीएस के लिए स्वप्निल नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए बच्चे, किसी भी एग्जाम के लिए आप केवल वीडियो देख करके प्रिपरेशन ना करें। आपको, आप यूं समझिए कि जैसे आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहां आप जाते हैं ना, तो आधे घंटे की क्लास आपकी होती है ना, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप घर आते हो और जो आपको स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसके नोट्स बनाते हो, उसके लिए किताबों में डिटेल पढ़ते हो, क्योंकि जो कॉलेज में टीचर पढ़ाता है उसके पास केवल मोहित, हाँ दृष्टि के नोट्स भी अच्छे हैं, थोड़ा शॉर्ट है दृष्टि के नोट्स, मैंने देखे हैं, लेकिन दृष्टि के नोट्स में थोड़ा सा कमी मुझे ये नजर आई कि बहुत डिस्क्राइब नहीं किया है, जो टर्म्स हैं उनको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन ठीक है, अच्छे हैं, और लगभग सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो उन्होंने कवर किए हैं दृष्टि के जो नोट्स हैं उसमें, लेकिन बहुत शॉर्ट है, अगर कहीं आपको डिटेल सर्च करना है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन, हाँ रमेश सिंह अच्छी है सुनील, बेस्ट बुक तो मैं नहीं कहती रमेश सिंह को, क्योंकि मैंने पूरी रमेश सिंह पढ़ी, लेकिन उसमें मुझे ये लगा कि इसमें भी काफी चीजें ऐसी हैं जो मिसिंग है, और हालांकि उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स को टच किया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसमें भी मिसिंग है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि केवल एक बुक के बेसिस पे आप अगर सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो एक बुक के बेसिस पे आप प्रिपरेशन ना करें, है ना। क्योंकि जब आपको सामने पेपर आएगा तो आपको लगेगा अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो आप अगर सीरियस पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जब क्लास जो चलती है, क्लास में आपको केवल कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझा दिया जाता है, और जो नई नई चेंजेस आए हैं, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, और जो नए नए चेंजेस आए हैं उनसे आपको अपडेट करा देते हैं, लेकिन जो डिटेल उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो पॉइंट वाइज नोट्स बनता है, वो नोट्स आपको बुक्स और मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से ही बनाना पड़ेगा। केवल क्लास और केवल वीडियो देख करके, आप किसी का भी वीडियो देख लीजिए, आप एक टॉपिक पे 15 वीडियो देख लीजिए, फिर भी आपका कॉन्सेप्ट बिना बुक और मैगजीन और न्यूज़पेपर के 100% क्लियर नहीं होगा। तो अपना फोकस उस तरह से रखिए। फिलहाल अब मैं अपनी स्क्रीन अभी शेयर कर रही हूँ, तो विजन आईएएस के नोट्स भी अच्छे हैं सत्यम, ठीक है।
करंट इकोनॉमी के लिए आपको हमेशा मैगजीन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, और न्यूज़पेपर आप अगर डिटेल में पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, हिंदी, ये आसिफ मैंने जितनी किताबें बताई हैं ये सब हिंदी में भी हैं, रमेश सिंह भी हिंदी में है, संजीव वर्मा भी हिंदी में है, मिस चैनपुरी भी हिंदी में है, लाल एंड लाल की भी हिंदी में है। तो ये सारी किताबें आप हिंदी में ले सकते हो। बल्कि इंग्लिश में तो मैंने देखा है वो पीडीएफ भी पड़ी हुई है ना, तो आप उससे जा सकते हो, उसके थ्रू आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी चलते हैं अब अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पार्ट रह गया है। कल फाइनेंशियल इंक्लूजन काफी हद तक बता दिया था, लेकिन अभी पूरा वो भी नहीं हुआ है। तो जो ये टॉपिक हमारा शुरू हुआ था, वो सतत और समावेशी विकास यानी सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर के था, क्योंकि ये यूपीएससी प्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो जिसमें प्री में कम से कम एवरेज में कहा जाता है कि 18 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो इकोनॉमिक्स के सेक्शन से आते हैं, जिसमें करंट इकोनॉमिक्स से भी आते हैं, और जो थ्योरी जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अगर इकोनॉमी के सारे एस्पेक्ट को टच करना चाहते हैं तो उसमें सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए जब इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाते समय मैंने लिखा था, तो उसमें ये भी लिखा था कि यूपीएससी के प्री के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। सतत और समावेशी विकास में जो पहला पार्ट था, समावेशी विकास, जिसको 2 दिन से शुरू किया हुआ है, 2 दिन से आपको मैं ये पढ़ा रही हूँ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें आपको सबसे पहले बताया इंक्लूजन क्या होता है, समावेशन क्या होता है। उससे पहले आपको बताया कि अपवर्जन की क्या स्थिति है, और अपवर्जन के आधार पर ही समावेशन कैसे किया जाएगा। समावेशन में भी आपको बताया कि मेनली 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से मैंने बताया था कि राजनीतिक समावेशन में आपको नहीं पढ़ाऊंगी, आर्थिक समावेशन या वित्तीय समावेशन और सामाजिक समावेशन ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। जिसमें से पहले आपको पढ़ाया था, जो जिन्होंने क्लास आज पहली बार अटेंड की है वो पिछले वीडियोस देख करके कंटिन्यूएशन अपना बना सकते हैं, जिससे उनको टॉपिक समझ में आ जाए। क्योंकि जब हम लिंक होकर के कोई चीज पढ़ाते हैं तो काफी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके होते हैं। तो अगर आज आप पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो पीछे जाकर के वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो जैसे समावेशी विकास में सामाजिक जो समावेशन है, सोशल इंक्लूजन आपको डिस्क्राइब किया था अच्छे से। उसके बाद शुरू किया था वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन। चूंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन से समावेशी विकास में बहुत प्रश्न आते हैं, इसीलिए कोशिश ये की कि इसके जितने एस्पेक्ट्स हैं उन सबको टच किया जाए, उसमें से कोई भी एस्पेक्ट्स ऐसा ना हो जो रह जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई एस्पेक्ट्स अगर छूटा हुआ है तो आप वो कमेंट्स में डाल सकते हो, जिस पे एक छोटा वीडियो बना करके मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसके बाद समावेशी विकास में फाइनेंशियल इंक्लूजन में जहां तक जितनी चीजें आपको बता दी थी, उसमें से कुछ चीजें रह गई हैं, है ना, बहुत थोड़ी सी चीजें रह गई थी। अगर वो चूंकि लेटेस्ट है तो आपकी जानकारी में भी वो होना चाहिए। तो इसके आगे बढ़ते हैं, और पहले ये फाइनेंशियल इंक्लूजन मैं खत्म करूंगी, उसके बाद फिर जो ये वाला पार्ट है ना, सतत विकास का, धारणीय विकास या सतत विकास का यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं आपके साथ फिर आगे शेयर करूंगी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जहां पढ़ा रहे थे उसमें यहां पर छोड़ा था कि वित्तीय समावेशन के लिए या जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके लिए एक नेशनल स्ट्रेटेजी बनाई गई है। चूंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है तो हो सकता है इस पर प्रश्न पूछा जाए, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसमें ये जो नीति बनी है ये 2019 में बनी है। तो इसे कभी कभी 2019 से 2024 भी कहा जाता है, कहीं कहीं हो सकता है आपको ये लिखा हुआ मिले 2019 से 2024, लेकिन ये आई 2019 में है। जो इसका प्लान है वो एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो 2020 से 2025 तक का है। ठीक है,
ये इस राष्ट्रीय कार्यनीति में या नेशनल स्ट्रेटेजी में बनाया किसने है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और निश्चित रूप से क्योंकि सरकार का सलाहकार है, सरकार जो भी नीति अपनी क्रियान्वित करती है, एग्जीक्यूट करती है, वो आरबीआई के माध्यम से करती है क्योंकि वो केंद्रीय बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कोर ग्रुप है उसने ये कार्यनीति तैयार की है। और इसे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर का जो आपका जो प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस तरह की चीजें बहुत पूछी जाती हैं कि इसे किसने लॉन्च किया है या किसने बनाया है। साथ में ये भी पूछ लेते हैं ना कि इसे किसने अनुमोदित किया है। तो ध्यान रखिएगा कि इसे वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, जिसको जिसको शॉर्ट में कहते हैं एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, इसने अनुमोदित किया है। बनाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने है और इसे एफएसडीसी ने अनुमोदित किया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, क्योंकि जब राष्ट्रीय कार्यनीति बनी है वित्तीय समावेशन के लिए, तो निश्चित रूप से जो मुख्य उद्देश्य होगा वो तो क्या होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसमें जो सब ऑब्जेक्टिव है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, जिसके लिए जो काम किए जाएंगे, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जो प्लान बनाया गया है, वो ये है कि मार्च 2025 तक हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में, और जो हिली एरिया है उसके 500 परिवारों के जो ग्रुप हैं, कम से कम जैसे एक हिली एरिया तो बहुत उसमें किलोमीटर नापना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो 500 परिवारों वाले जो ग्रुप्स हैं उनमें, उसमें क्या करना कि मोबाइल जो बैंकिंग है उसको वहां तक उसे पहुंचाना। यानी जितने गांव हैं, लगभग 6 लाख से ज्यादा गांव हैं पूरे देश में, तो हर गांव के 5 किलोमीटर के अंतर्गत कोई ना कोई बैंक की शाखा जरूर हो। बैंक की हो, या आप तो पोस्ट ऑफिस को बैंक की तरह बदल दिया गया है। पूरे वो सारे लेन देन, वो सारी फैसिलिटी जो बैंक फैसिलिटी देता है वो सब अब पोस्ट ऑफिस देने लगे हैं। तो इनके माध्यम से, यानी बैंकिंग की सुविधा, जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, उनकी फैसिलिटी किसी भी संस्था के माध्यम से हर गांव तक पहुंचाई जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया गया है सरकार के द्वारा। दूसरा एक उद्देश्य है कि जितने एडल्ट हैं देश में, जितने भी एडल्ट हैं, सब के सब जिनके पास मोबाइल है वो सब मार्च 2025 तक मोबाइल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक अपना एक्सेस बना पाए। जिससे क्या होगा? इंक्लूजन होगा। कौन सा इंक्लूजन होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। तो मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ये काम सरकार ने ये प्लान किया है। इसके बाद जो अगला टारगेट है, जो अगला प्लान का तीसरा पार्ट है, वो ये है कि बाकी जितने, जब मोबाइल बैंकिंग के थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज मिल जाएं सबको, यानी जो वित्तीय सेवाएं हैं वो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हर एडल्ट को मिल जाएं, इसके साथ ही साथ जो प्रत्येक इच्छुक और पात्र वयस्क हो, यानी जो विलिंग हो और एलिजिबल भी हो, ऐसे जितने एडल्ट हो, क्योंकि खाता खोलने के लिए तो हर किसी को जबरदस्ती नहीं की जा सकती है ना। तो जो इच्छुक हो उसी को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत उसे रजिस्टर्ड किया जाए। कल किसी ने मैसेज में डाला था कि क्या हर सेविंग अकाउंट जो है वो जनधन योजना में आता है, तो आपको कल भी जवाब दिया था कि ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में पर्टिकुलरली नामांकित होने वाले जो खाते होते हैं वही सेविंग अकाउंट जनधन योजना के अंतर्गत आते हैं। हर सेविंग अकाउंट इसके अंतर्गत नहीं आता है। उसके लिए पर्टिकुलरली आपको मेंशन करना पड़ता है कि ये जो अकाउंट आप खोल रहे हैं ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोला गया है। तो उसके अंतर्गत उन्हें नामित किया जाए, और अगर वो नामित हो चुके हैं तो मार्च 2025 तक उन्हें इंश्योरेंस और पेंशन योजना में भी रजिस्टर्ड किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ज्यादातर अभी तक जो डेटा सामने आए हैं वो डेटा ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, कल आपको बताया था कि मार्च 2021 का डेटा है कि जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा खाते जो हैं वो प्रधानमंत्री जनधन योजना में खुले हुए हैं, लेकिन बीमा योजना और पेंशन योजना, चूंकि ये भी विलिंग है
है ना? तो जब भी खाता खोलने कोई जाता है, जब उसे ये पता चलता है कि 12 रुपए प्रीमियम डिडक्ट होगा या 330 रुपए प्रीमियम डिडक्ट होगा जब बैंक खाता खोलता है, तो वो पूछता है, तो लोग मना कर देते हैं। तो उसके कारण से ये इन दोनों योजनाओं से व्यक्ति वंचित रह जाता है। तो इस दोनों दोनों जितनी बीमा योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है या जीवन ज्योति बीमा योजना है, उन सब से इसे लिंक किया जाए और उसमें भी उनको रजिस्टर्ड किया जाए, जिससे किसी प्रकार की कैजुअलिटी होने पर जो लोग हैं जिनके पास जनधन अकाउंट है उन्हें उसका लाभ मिल सके। बच्चों में आप लोगों के मैसेज मुझे आज नहीं दिख रहे हैं, मैं जरा इसे फिर से चलाती हूँ। पता नहीं चल भी रहा है कि नहीं, जरा सृजन को बुलाइए, मूव नहीं कर रहा है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चल भी रहा है कि नहीं। इसमें चैट बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, ये देखना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि रुक गया हो, क्योंकि आज नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। नेट बंद तो नहीं है? हाँ ना, जरा से बुलाइए उसको, क्योंकि उसके फोन में पता चलता है ना, मेरे में तो चैट वगैरह सब रुकी हुई है। कहाँ से बुला दो, जरा फोन चेक करो अपना, मेरे फोन में ना तो चैट चल रहा है ना स्लाइड मूव हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेट की प्रॉब्लम है? मुझे लग रहा है कि मैंने चूंकि वहां से शुरू किया है। नहीं, स्लाइड तो मैं बढ़ा रही हूँ बट वो मूव नहीं हो रही है, मेरे इसमें फोन में नहीं मूव हो रही है। पीपीटी में तो हो रही है बट पीपीटी में तो मैं हूँ। पीपीटी पे तो मैं इस पर हूँ, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री वाले पे, है ना? तो फिर या तो शुरू से चलाऊं, ऊपर बिगनिंग से चलाऊं। अच्छा, एंड शो कर दे रही हूँ। हम्म, स्टॉप स्ट्रीमिंग, एंड शो करके फिर से चलाऊं, क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है कि कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है। चल रहा है, अच्छा। स्लाइड नहीं चल रही है ना? हाँ, मुझे वही लग रहा था कि स्लाइड मूव नहीं कर रही है। चल रही है, कुछ लोगों को चलती हुई दिख रही है और कुछ को चलती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, कनेक्ट कर रही हूँ मैं दोबारा से। हाँ, स्टॉप करके फिर स्टार्ट किया, देखो। लाइव आ रहा है। स्टॉप, जहाँ खोला हुआ था वहीं पर खोल लिया है अभी। कर ली पीपीटी, जो चल रही है ना उसमें फुल स्क्रीन, उसी पर। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि इसको एंड शो करके फिर से करती हूँ। फिर से करती हूँ ना, शुरू से चला दूँ? हाँ, एंड शो कर दिया। कोई बात नहीं, बच्चे सुन सुन ही रहे होंगे जब लाइव चल रहा है तो। इसे मैं यहाँ से करूँ बिगनिंग से। हाँ, अब देखो आया। अभी आया नहीं।
आ तो गया। टाइम वेस्ट हो गया, आज जल्दी जल्दी पढ़ाने के उसमें थे। मूव नहीं हो रहा है, बढ़ गई, ठीक है। तो बच्चों, वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय कार्यनीति, हाँ अब आ रही है, अब चल रही है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बता चुके थे कि वित्तीय समावेशन के लिए जो राष्ट्रीय कार्यनीति बनी है, हाँ ठीक है, चेंज हो रही है, अब मेरे में भी चेंज हो रही है। टेक्निकल ग्लिचेज होती रहती है ना। तो इस स्लाइड तक पहुंच गए थे, यहाँ पर आकर के, ठीक है। तो ये स्लाइड जो है यहाँ तक पहुंचे थे, जिसमें ये बताया था कि हर एडल्ट जो व्यक्ति है उसकी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच होनी चाहिए, और जो इंश्योरेंस योजना है और जो पेंशन योजना है उससे भी उसको लिंक किया जाना चाहिए। इसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी कि मार्च 2022 तक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीसीआर, इसको शुरू किया जाए पूरी तरह से, क्योंकि अभी पीसीआर है लेकिन इतनी ज्यादा प्रभावी नहीं है, तो इसे पूरी तरह से शुरू किया जाए आगे। इसीलिए मैंने बढ़ाया था कि तो ये पीसीआर है क्या, अभी हमें ये देखना है कि ये पीसीआर क्या है जिसको सरकार अपनी इस नीति के अंतर्गत शामिल कर रही है, और ये कह रही है कि 2022 तक पीसीआर या पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जो है उसको हर हालत में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है। तो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री ये क्या है? पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री एक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है ना। ऐसी रिपोजिटरी जिसमें तमाम सारी सूचनाएं जाती हैं, लेकिन चूंकि कैसी रिपोजिटरी है, क्रेडिट से रिलेटेड, यानी लोग जो लोन लेते हैं उस लोन से रिलेटेड जितनी तरह की जानकारियां हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, यानी जो उद्यमी है, जो इंडस्ट्री के लोग लेते हैं तमाम तरह के ऋण, हर तरह के ऋण से रिलेटेड जानकारी कि कितना अमाउंट लिया, कब पे किया, कब कब नहीं पे किया। तो क्रेडिट यानी साख से संबंधित, क्रेडिट का मतलब यहाँ पर वो क्रेडिट नहीं है जो क्रेडिट किसी को दिया जाता है, क्रेडिट का मतलब यहाँ पर है साख, यानी उधार, यानी ऋण की मात्रा। तो जो पब्लिक क्रेडिट लेती है उससे रिलेटेड जो पूरी सूचना है उसको इस रिपोजिटरी में इकट्ठा करना, और जब ये रिपोजिटरी इकट्ठा हो जाएगी तो उससे सरकार के पास जो जानकारी होगी कि साख निर्माण से रिलेटेड या फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कितने लोग ऐसे हैं जो इसका यूज कर रहे हैं। तो क्रेडिट का संग्रहण, अगर अगर डेटा का पूरा कलेक्शन हो जाता है साख से रिलेटेड, तो उससे क्या पता चलेगा बैंकों को? एक तो आप लोगों को पता होगा कि क्रिसिल एक ऐसी एजेंसी है जो उधार लेने वाले या साख जो ऋण लेने वाले लोग हैं बैंकों के माध्यम से उनकी रेटिंग करती है। और वो कैसे करती है? वो अगर पेमेंट आप टाइम से करते हैं उसके आधार पर वो रेटिंग करती है। तो जब आप अगला लोन लेने के लिए जाते हैं तो उस लोन के जो आपने पेमेंट किया होता है या वो जो रेटिंग होती है उस रेटिंग के आधार पर दोबारा अगर आपको लोन लेना हो तो उसमें आपको आसानी होती है। तो इसी तरह की जो अगर सूचनाओं का भंडार इकट्ठा हो तो ये पता चल जाएगा कि जो एनपीए इतना ज्यादा बढ़ता है बैंकों का, ये किन की वजह से बढ़ता है। तो बैंकों को क्या पता चलेगा कि अच्छे लोन लेने वाले लोग कौन से हैं और खराब लोन लेने वाले कौन से हैं। खराब लोन लेने वाले कौन से हुए? जो वापस
जल्दी आसानी से नहीं करते। तो बैंक ऐसा नहीं है कि लोन देने से मना कर देगा, लेकिन क्या करेगा, इतनी हाई रेट रखेगा इंटरेस्ट की कि अगर खराब लोन लेने वाला है, हालांकि ये भी बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है और इसकी आलोचना भी की जाती है कि जो लोन वैसे ही नहीं पे करता, अगर आप उसे दोबारा लोन दे या उसका क्रेडिट खराब है, तो अगर आप उसे दोबारा लोन दोगे और हाई रेट पे दोगे तो वो तो बिल्कुल नहीं वापस करेगा। लेकिन फिलहाल जो उद्देश्य है वो यही है कि बैंक उसे अच्छे उधारकर्ता और खराब कर उधारकर्ता के बीच में अंतर कर पाए। उसके बाद अब आते हैं जो लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। तमाम सारे उपाय सरकार ने किए हैं, तमाम सारी नीति बनाई है, तमाम सारी पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे। और इन पर मैंने देखा है बहुत सारे एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, पीसीएस के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी में भी 1-2 साल में चैलेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, और मेंस के एग्जाम में तो ये कई बार पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है, पहला पॉइंट तो यही है कि हर व्यक्ति की जो पहुंच है वो बैंक तक नहीं है, इसीलिए तो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है ना। दूसरा, डिजिटल डिवाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि अगर हम देखें तो भारत में ही क्या, मुझे लगता है दुनिया के सारे देशों में डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा कारण है। ये क्या है कि एक तरफ तो डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी जनता ऐसी है जो क्लियर कट दिखता है डिवाइड, इसीलिए उसको कहा गया है कि डिजिटली बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। एक तरफ तो ऐसा ग्रुप है और दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है जो डिजिटली बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं, उनमें जो जनता है वो बड़ी असहज महसूस करती है अपने को, जिसके कारण से फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो पहुंच नहीं पा रहा है सब तक, और सारी जनता इसमें शामिल नहीं हो पा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे निष्क्रिय खाते हैं। जनधन योजना में खाते तो कहे गए ना कि 40 करोड़ से ज्यादा खाते खुल गए, लेकिन समस्या क्या है कि जो डेटा है वो ये बताता है कि कई हजार खाते ऐसे हैं जो बिल्कुल इनएक्टिव हैं, खाली खोल लिए गए और खोलने के बाद फिर उनमें किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन नहीं हुआ। अब इससे समस्या क्या होती है कि भाई ठीक है, खाता खुला है, पड़ा रहने दो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंस्टीट्यूशन इनको खोलते हैं उनपे एक बड़ी लंबी बहुत भारी भरकम कॉस्ट आती है, और इस सारे खातों को परिचालन के लिए जो लागत लगती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जितने ज्यादा खाते होंगे उस संस्था को उतनी ही ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो जब लेन देन होता है तब तो बैंकों को लाभ होता है, लेकिन अगर निष्क्रिय रूप में खाते अगर खुले हुए हैं तो केवल कॉस्ट बियर करने से जो संस्थाएं हैं उनको नुकसान पहुंचता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो एक तो इनफॉर्मल सेक्टर पर, जो उद्यम या उत्पादन के अनौपचारिक क्षेत्र हैं उन पर ज्यादा निर्भर करती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, जिसके कारण जो लेन देन है वो ज्यादा से ज्यादा किससे होता है, नकदी के माध्यम से। ज्यादा से ज्यादा जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में कैश होता है, जिसके कारण जो डिजिटल भुगतान है ना, इसको इसको आगे बढ़ाना या मोबाइल बैंकिंग को आगे बढ़ाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, बहुत बड़ी समस्या है ये डिजिटली वित्तीय समावेशन के लिए या डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। एक और बड़ा चैलेंज है वो है जेंडर इनइक्वालिटी का, क्योंकि वित्तीय समावेशन में जब ये कहा जाता है कि जो एक्सक्लूडेड ग्रुप है, जिसके बारे में कल परसों बात की थी कि एक्सक्लूडेड ग्रुप में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखें तो फाइनेंस के क्षेत्र में खाते खुलवाने में या खाते ऑपरेट करने में महिलाएं अगर हिचकती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से, तो ये एक बहुत बड़े गैप की तरह दिखाई देता है। एक रिपोर्ट, जैसा मैंने आपको पहले भी शायद इसका जिक्र किया था, कि एक ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट आई थी 2017 में, जिसमें ये कहा गया कि 15 साल से ज्यादा के जो 83% पुरुष हैं वो जो खाते हैं उनको ऑपरेट करते हैं, अपने खाते चलाते हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या कितनी है, केवल 77%। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम है, यानी जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो ज्यादा है।
अगर ये संख्या बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो अभी नहीं शामिल हो पाए हैं उनको इंक्लूड कर लिया गया। तो इंक्लूजन जो है वास्तव में सार्थक हो पाएगा, समावेशन वास्तव में सार्थक हो पाएगा। कारण क्या है इसका? बहुत शॉर्ट में पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसका जो मेन कारण है वो सोशियो इकोनॉमिक कारण है, और सोशियो इकोनॉमिक में जो सामाजिक स्थिति है महिलाओं की वो जिम्मेदार है। दूसरा ये है कि मोबाइल हैंडसेट जो है वो अगर उपलब्ध है एक परिवार में तो उस पर जो कब्जा है वो किसका रहता है? अगर एक सेट है तो उस पर जो उसे चलाने का जो अधिकार है वो ज्यादातर पुरुष को होता है। महिलाएं उसके बाद पहले वो चला लेगा, अगर महिलाओं को समय मिला तो वो उसको चलाएंगी। तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये गैप दिख रहा है जेंडर इनइक्वालिटी का। और जो इंटरनेट डेटा है उसकी सुविधा भी पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा है। इसके बाद एक बड़ा चैलेंज है, ये सब बड़े जनरल से चैलेंज हैं जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत बार पढ़े होंगे, कि बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या ऐसी है जो लिटरेट नहीं है, और फिर वो बैंकों में जो तमाम तरह के ऑपरेशंस होते हैं उनको वो समझ नहीं पाती। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जो जनता है जिसके पास बहुत अधिक धन नहीं है, उसे लगता है कि क्या बैंक में खाता खुलवाना, अगर धन नहीं है, पैसा है नहीं, बचत होती नहीं है ना, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो लाभ क्या है इसको, लाभ क्या है इसको खाते को खुलवाने से? तो ये इंक्लूजन में एक बड़ी समस्या बनती है। कम आय, जैसा अभी कहा कि गरीबी रेखा से नीचे है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, तो ज्यादातर डिस्पोजेबल इनकम ऐसी होती है कि लोगों की बचत, जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग है उसकी बचत इतनी नहीं होती कि वो खाते तक उसे ले जाए। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं बहुत कम हैं, जिसके लिए बहुत बहुत प्रयास सरकार कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो जनता है जब उसके ऋण लेना होता है, बहुत बड़ी संख्या में जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं या जो निरक्षर हैं, इलिटरेट हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, उन्हें बैंक से उधार लेना बहुत सरदर्द लगता है, क्योंकि बैंक इतनी सारी फॉर्मेलिटीज कराता है, इतने सारे कागज मांगता है कि उन्हें लगता है इस सारे झमेले से बचने से अच्छा है कि जो इनफॉर्मल लेंडिंग है, जो अनौपचारिक रूप से उधार देने वाले साहूकार, महाजन या सूदखोर हैं, उनसे उधार ले लो और धीरे धीरे उनको अदा कर दो, चाहे भले ही उसके लिए उनको ब्याज ज्यादा देना पड़े। तो जो अनौपचारिक लोन लेने वाले लोग हैं उन पर डिपेंडेंसी अभी भी बहुत ज्यादा है। और आप अगर डेटा उठाकर देखिए, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, आरबीआई का ही डेटा है, कि इसमें बहुत, मैं इसे अगर ये कहूं कि निरक्षरता के कारण है तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं जो सूदखोरों और साहूकारों, महाजनों से ऋण लेते हैं शहरी क्षेत्र में, केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनके उसमें मकड़ जाल में फंसते हैं, और बाद में फिर अंत अंत उसका जो है वो बहुत दुखद होता है। इसके बाद जो उसका रीजन यही है कि जनता इंक्लूजन में क्यों नहीं आ पा रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, क्योंकि जो बैंक अपने तमाम सारे प्रोडक्ट लेके आते हैं, नए नए तरह की सुविधाएं, नए नए खाते, नए नए जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं, जो नियम है, जो कंडीशंस हैं, जब उधार देने की हो या खाता खोलने की हो, वो इतनी मुश्किल होती है कि उसे हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो इस वजह से भी लोग बैंक तक पहुंचना नहीं चाहते, और उन्हें लगता है कि ठीक है, इसके लिए खाता खुलवाने से अच्छा है कि अगर नकद बचत है तो अपने पास रखो। दूसरा ये है कि बैंक जब से ज्यादा कमर्शलाइज हुए हैं तब से उन्होंने क्या करना शुरू किया है, बहुत सारे छुपे हुए खर्चे होते हैं, और हम और आप भी अनुभव करते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत जानते हुए भी बैंक हमें हमसे उस समय शेयर नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है, और जिस समय क्रेडिट कार्ड दिया जाता है उस समय फोन करके कहा जाता है, बैंक फोन करते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, हम आपको फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन साथ में ये नहीं बताते कि ये कितने साल तक फ्री है, 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक। और जब आप उसके यूज टू हो जाते हैं, है ना, तो फिर ये क्या करते हैं, उसके लिए पर ईयर या पर ईयर ही लेते हैं, पर ईयर शुल्क वसूलना शुरू करते हैं। तो ये भी कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि एटीएम कार्ड जो उनको मिला हुआ है उसका यूज वो महीने में कितनी बार फ्री कर सकते हैं, उसके भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। ये सारी चीजें बैंक कभी भी डेबिट कार्ड इशू करते समय आपके पास लिखित में नहीं भेजता है। तो बहुत सारे ऐसे शुल्क हैं जिसकी वजह से जो निर्धन वर्ग है वो हतोत्साहित होता है और बैंक तक नहीं पहुंचता है। दूसरी बात यह है कि बहुत
अच्छी क्वालिटी की जो फाइनेंशियल एडवाइस है, वो बैंक में इस तरह की सर्विस नहीं मिलती है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस किसी को लेनी हो, सपोज करिए कि अगर हमको और आपको निवेश करना हो कहीं पर, और अगर हमारे पास बचत है और हम चाहते हैं उसको अच्छी जगह निवेश करें, और बैंक के पास आप जाते हैं तो उनके पास कोई ऐसा काउंटर नहीं होता है जो वो ये बताने वाला वहां पर हो। वो तो ये कहेंगे ठीक है हमारे पास ये सुविधाएं, आप इसमें निवेश कर दीजिए। लेकिन अच्छी जगह पर कहाँ निवेश हो, ऐसा जहां पर कॉस्ट कम आए लेकिन जो अच्छा रिटर्न दे, अच्छी क्वालिटी का हो, इस तरह की सुविधा देने वाली भी बैंकों के माध्यम से या संस्थाओं के माध्यम से नहीं मिलती है, जिसके कारण भी लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं आ पाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बैंक में बैंक कर्मी हैं, वो निम्न वर्ग, ये सारी जो जो यहाँ पर कारण मैंने आपको दिए हुए हैं, चैलेंजेस दिए हैं, ये सारे चैलेंजेस प्रैक्टिकली फेस किए हुए लोगों के हैं, जो तमाम सारे जनरल पेपर, रिसर्च पेपर्स में पब्लिश हुए हैं, कि जो निम्न आय वर्ग है उनको बैंक कर्मी बहुत स्वागत के रूप में नहीं लेते, यानी उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से उनसे ट्रीट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये व्यक्ति जो है इसका सेविंग अकाउंट में तो बहुत कम पैसा होगा, या इसको बहुत ज्यादा उधार की जरूरत नहीं होगी, बड़े बड़े लोन थोड़े ना लेगा। तो ये सारी चीजों की वजह से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता है। विकलांगों के लिए तो मुसीबत होती ही है, क्योंकि डिसेबल्ड जो पर्सन है उनको सहायता देने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई डेफ एंड डम है, तो उसको सहायता देने के लिए क्या बैंक में इस तरह की कोई फैसिलिटी है कि वो सारे बैंकों में तो नहीं होगी, हो सकता है किसी फ्रेंडली जो दिव्यांग फ्रेंडली बैंक हैं वो रखते हो डिसेबल्ड पीपल को सहायता देने के लिए, लेकिन सारी ब्रांचेज में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसा भी होता है कि विकलांग जो है वो एक्सक्लूड रह जाते हैं। और हम जानते हैं कि विकलांग बहुत बड़ा ग्रुप है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और सामाजिक अपवर्जन में आता है, तो इसको समावेशन में शामिल करने के लिए इनके लिए जो सहायता है वो भी संस्थाओं को देखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो एनपीए है, जो डेटा है आरबीआई का, वो ये बताता है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपको बताया था कि लोन न चुकाना, लोन ले लेना, ये बिल्कुल साधारण भाषा में, परिभाषाएं तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन साधारण भाषा में समझने के लिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, वो एसेट्स वो जैसे लोन किसी ने ले लिया लेकिन उसको वो चुका नहीं पाया, तो बैंक के लिए वो एक ऐसा एसेट बन जाता है कि जो उससे उसे वापस नहीं होगा तो क्या होगा, वो नॉन परफॉर्मिंग होगा, है ना, उसका निष्पादन नहीं हो चुका होगा, वो समाप्ति की ओर नहीं होगा, तो इसीलिए उसको वो गैर निष्पादित में डाल देते हैं, उसको एनपीए में डाल देते हैं। और ये एनपीए कभी भी बहुत छोटे छोटे जो ऋण लेने वाले लोग हैं वो नहीं करते। कौन करता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, है ना, जैसे अभी आपने सुना ना, माल्या लेकर के भाग गए, नीरव मोदी लेकर के भाग गए, तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं जो बैंक संस्थाओं को फंसाते हैं तमाम तरह की पॉलिसीज में, कई 100 करोड़ रुपए, कई हजार करोड़ रुपए लेते हैं और ले करके फिर ये वापस नहीं करते हैं, तो बैंक का पैसा डूबता है। लेकिन समस्या क्या होती है, जब बैंक का पैसा डूबता है तो वित्तीय समावेशन में मुश्किल होती है, क्योंकि जब पैसा एसेट जो है अगर बैंक की परेशानी में पड़ती है, तो बैंक जो सुविधाएं सबको देते हैं वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी की कमी हो जाती है। इसके बाद जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने लेटेस्ट मेजर अपने दिए हैं, वो भी मैं जल्दी से आपको इसमें शामिल कर रही हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हालांकि इनको सबको एक बार जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन ये समअप करने के लिए केवल यहाँ पर मैंने रखा है नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट का मतलब है शून्य बैलेंस, जीरो बैलेंस पर खाता खोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी अगर शून्य अकाउंट पर आए और पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि जो एनआरआईज हैं उनको नो फ्रिल अकाउंट की सुविधा नहीं है, जो ट्रस्ट है उनको इसकी सुविधा नहीं है, और जो सोसाइटीज हैं उनको इसकी सुविधा नहीं है। ये तीन ऐसे लोग हैं जिनको नो फ्रिल अकाउंट या जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की सुविधा कोई भी बैंक नहीं देता, आरबीआई इसकी परमिशन नहीं देता। दूसरी बात यह है, बैंक साथी योजना शुरू की गई है, इसके बारे में आपको जिक्र किया था कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट स्कीम लाई गई, जो सुदूरवर्ती, जो बहुत रिमोट एरिया में
जहां पर बैंकिंग सुविधा बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर व्यापार संवाददाता बना करके बैंकों के द्वारा उनकी नियुक्ति करके जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो ग्रामीणों तक पहुंचाई जाए, जिससे वो सब फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत आए। इसका नाम बदल करके बाद में स्वाभिमान योजना कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से ये बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सखी योजना शुरू की गई है, और ये चूंकि पिछले साल की ही योजना है, लेटेस्ट योजना है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। इन पर क्वेश्चन आ सकता है। यूपी में ये 22 मई 2020 को आरंभ की गई। जैसे बैंक मित्र है, उसी तरह से बैंक सखी ये स्पेशली इसलिए किया गया क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हिचकती हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को लेने में, तो इसीलिए महिलाओं की नियुक्ति इसमें किया गया कि बैंक सखी नियुक्त की जाएगी, जिसमें महिलाएं होंगी और उनको पीएनबी जो है पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत उन्हें प्रशिक्षण मिलेगा। ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर क्वेश्चन आते हैं, है ना। इनको प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा? पंजाब नेशनल बैंक के जो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है उसके द्वारा मिलेगा, और इनको फिर गांव में नियुक्त किया जाएगा विशेष रूप से महिलाओं के लिए। वैसे तो ये सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल कर सकती हैं, लेकिन महिलाओं के एक्सक्लूजन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में ये योजना आरंभ की गई है, बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सखी योजना। इसके बाद पोस्ट ऑफिसेस को बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो सारी फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं देंगे जो एक बैंक करता है। उन बहुत सारे चेंजेस पोस्ट ऑफिस में पिछले 2-3 सालों से लगातार चल रहे हैं। सीबीएस तक अब उनको कर दिया गया है, डिजिटलाइज कर दिया गया है। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा काम किया गया है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को अपडेट करने का। तो चूंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा पार्ट है सूक्ष्म वित्त संस्थान या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो इसी से आगे लिंक है, वो होगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इस पर भी चूंकि बैंकिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारी पेंशन योजनाएं सरकार चला रही है लेटेस्ट मेजर में, जिनके जिक्र मैं पीछे आपको कर चुकी हूँ कल। सूक्ष्म बीमा योजनाएं यानी माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम जो है पोस्ट ऑफिसेस के माध्यम से, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी इंश्योरेंस स्कीम्स जो है पोस्ट ऑफिसेस के माध्यम से सरकार चला रही है। उसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम्स चला रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, कि जिन लोगों की आय कम है उनको रोजगार मिले, जिससे उनको आय मिले और उससे फिर वो बचत करके फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल हो सके। इसके अलावा मुद्रा बैंक की स्थापना की गई है ना, और हम जानते हैं मुद्रा बैंक की स्थापना क्यों की गई थी? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करने के लिए। यानी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में, जहां पर भी है, ज्यादा तो ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो जहां पर भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, अगर उनको पैसे की जरूरत हो, वित्त की जरूरत हो, तो मुद्रा बैंक के द्वारा उसे सहायता दी जा सके, फिर से उन्हें सहायता दी जा सके। वाणिज्य बैंकों में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें आरबीआई के कहने पर बहुत सारे फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर खोले गए हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर जो व्यवहारिक रूप में पाया गया कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर बहुत ज्यादा व्यवहारिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनमें जो नियुक्तियां हैं वो बहुत उपयुक्त नहीं है। जो जनरली जाइए तो इन सेंटर्स पर बताने वाला, समझाने वाले लोग नहीं मिलते हैं। उसके बाद ये साक्षरता केंद्र, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ये मैं आपको इसलिए भी बताना चाहती हूँ क्योंकि ये सेंटर इसलिए खोले गए थे आरबीआई के कहने पर। आपको ध्यान होगा कि आपको बताया था कि वित्तीय साक्षरता के लिए पूरी मुहिम चला रही है आरबीआई, कल आपको बताया था, एक पूरा प्रोजेक्ट चला रही है, और उसके लिए ये सेंटर स्थापित किए गए थे, जिसमें कमर्शियल बैंक को ये कहा गया था कि आप इसमें लोगों की नियुक्ति करिए जो चेक नहीं भर पा रहे हैं, विड्रॉल फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, या जिन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या है सर्विसेज लेने में, उनको ये मदद करें, चाहे वो ऐप डाउनलोड करना हो, ऐप कैसे, तो कुछ बैंक कर रहे हैं, कुछ शाखाएं कर रही हैं, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में ऐसी शाखाएं हैं जो इन्हें पूरी तरह से नहीं कर पा रही हैं। इसके बाद जो आधार है उसको लिंक करके महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन में इसे समावेश करने की कोशिश की गई है। जो राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र है उसकी स्थापना की गई है। अभी राष्ट्रीय रणनीति आपको जिक्र किया मैंने,
है ना, राष्ट्रीय रणनीति जो बनाई गई है, नेशनल स्ट्रेटेजी, उसी के अंतर्गत 2017 में ये राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र एक स्थापित किया गया है। हो सकता है इस पर भी प्रश्न पूछा जाए। दूसरी बात यह है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, इनको बैंक के साथ लिंक करना, जिसको SBLP कहा जाता है, बैंक लिंकेज, इनको बैंक के साथ लिंक करना, यानी इनको फाइनेंस उपलब्ध कराना, ये नाबार्ड जो है ये SHG की सहायता से घर घर बैंकिंग की सुविधा, SHG क्या हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो निर्धन लोग हैं उनको, चूंकि नाबार्ड जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है, तो ये डोर स्टेप फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ऐसी योजना राष्ट्रीय कार्यनीति में बनाई गई है। तो आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है सूक्ष्म वित्त संस्थान, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जल्दी से देख लेते हैं ये क्या है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो है जो बहुत कम आय वाले जो लोग हैं उनको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराते हैं। इनको इसीलिए चूंकि बहुत कम ब्याज पर कराते हैं, लेकिन इसमें लिमिट होती है लोन की, इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता। 1 लाख रुपए से कम के जितने ऋण हैं वो जनरली सूक्ष्म ऋण कहलाते हैं। एक और इसमें उद्देश्य था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देने का, कि चूंकि बैंकों पर लोड बहुत ज्यादा होता है क्रेडिट का, तो सारे बैंक छोटे ऋण बड़े ऋण सभी में उलझ के रह जाते हैं। इसलिए अच्छा ये है कि जो छोटे ऋण है उसको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दे दिया जाए और ये ऋण प्रोवाइड करा सके जो कंपनियां हैं। ध्यान रखिएगा कि ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, जिनको रजिस्टर्ड होना होता है और RBI से इसकी अनुमति लेनी होती है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं भारत में, वो सब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरह इसके जो 2011 का जो नियमन है, जो एक्ट है उसके अंतर्गत, ये उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं। कमजोर वर्ग को ऋण देने के लिए इन्हें बनाया गया है। 50,000 से लेकर के मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो दिया जा सकता है। जो सीलिंग है इंटरेस्ट रेट की वो 24% फिक्स है, यानी कोई भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वैसे अगर आप देखिए तो 24% इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। तो लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज्यादा ऋण इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बिना गारंटी के ऋण देते हैं। अगर आप लोग कभी ध्यान दीजिए तो बहुत सारे मोबाइल पर आपके मैसेजेस आते हैं कि अगर आपको, या मेल आती है कि अगर आपको ऋण की जरूरत है, या फोन भी बहुत सारे लोग करते हैं, है ना, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि अगर आपको ऋण की जरूरत है तो हम आपको 50,000 तक का या 25,000 तक का ऋण प्रोवाइड करा देंगे। तो ये सारे वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जब आप अगर इनको सर्च करेंगे तो वो आपको मिलेंगे। तो 24% ब्याज जो है वो उच्चतम सीमा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की। पूजा जो एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के। एक जैसे एक SDBI करके है, हाउसिंग डेवलपमेंट करके एक कंपनी है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, छोटे छोटे नामों में से, प्राइवेट नामों से। आपको तमाम सारे मैसेजेस आएंगे अगर आप उनको देखें तो। एक नाम की कोई एक कंपनी नहीं है, छोटी कंपनियां हैं, तो हजारों लाखों की संख्या में एक एक शहर में ये इन्होंने अपने को रजिस्टर्ड करा रखा है। तो जो सीलिंग है वो 24% की है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो प्रश्न ये उठता है, इतनी ज्यादा इंटरेस्ट 24%, बैंक तो 10% 12% तक इंटरेस्ट लेता है और ये 24% मैक्सिमम। तो उसका कारण ये है कि चूंकि ब्याज क्यों इनको ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बिना गारंटी के एक तो लोन देते हैं। इस वजह से जो कॉस्ट है इनकी, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां हैं तो इनकी कॉस्ट चूंकि ऐसी है कि इनको ज्यादा इंटरेस्ट अपने कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होता है। इनके संचालन की लागत भी ज्यादा होती है, इसीलिए अपना खर्चा ये ब्याज से ही पूरा करते हैं। इस कारण ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लेते हैं या बैंक से लेते हैं। प्रमुख व्यवसाय मॉडल जो है वो जो बिजनेस मॉडल है इनका, वो 5 भागों में बटा हुआ है। जो बना इनका तरीका है, इन जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं छोटे छोटे, ये किस तरह से ऑपरेट होते हैं ये मैं आप लोगों को, हाँ, ड्यू टू हाई रिस्क जो है इसमें इनकी इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो 5 तरीकों में बटा हुआ है इनका बिजनेस मॉडल। जैसे आपने जैसे पूछा ना कि एग्जाम्पल,
तो बहुत सारे इस समय इस वाले ग्रुप में बहुत सारे इस समय छोटे छोटे कंपनियां खुल गई हैं, वो ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप होता है। ये मॉडल, इस मॉडल में क्या होता है, 7-8 लोग मिलकर के एक छोटी सी कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बना लेते हैं। प्लीज गो स्लो, बच्चे बहुत सारा पढ़ाना है, और समस्या ये है कि फिर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक आज पहुंच नहीं पाऊंगी क्योंकि 4 बज गया है, और थोड़ा ग्लिचेस की वजह से मैं आज फाइनेंशियल इंक्लूजन खत्म करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक पहुंचना चाह रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं रुक के आराम से आपको समझाऊं, लेकिन थोड़ा सा समय का कंस्ट्रेंट है, तो खैर कोई बात नहीं। तो ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाए का एक तरीका होता है जिसमें क्या होता है, 7 से 8 लोग या 4 से 5 लोग मिल करके अपना एक ग्रुप, एक कंपनी बना लेते हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, और एक्ट के अंतर्गत अपने को रजिस्टर्ड करा लेते हैं, जो इस तरह के क्रेडिट देने का काम करती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या करते हैं, यही 4-5 लोग अपना पैसा मिला करके एक ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं। यानी सपोज करो, अगर ये इन्होंने क्या किया, 4 लोग हैं, सबने 1-1 लाख रुपए दिए, अब 4 लाख की पूंजी इनके पास जमा हो गई, तो अब उस 4 लाख से ये सबको लोन देने का काम करते हैं, और फिर जो पैसा ब्याज के रूप में आता है उसी के शेयर के हिसाब से उसको आपस में बांट लेते हैं। और चूंकि इनका पूरा रजिस्ट्रेशन आरबीआई के पास होता है, तो उसमें ज्यादा परेशानी की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो डिफॉल्ट होते हैं, पैसा लेके भागने वाला जो सिस्टम होता है, वो इसी ग्रुप का होता है। उसके बाद जो एसएचजी है, स्वयं सहायता समूह बनाना, है ना, स्वयं सहायता समूह बना करके और नाबार्ड के माध्यम से, यानी जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में महिलाओं ने अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, 5 महिलाओं ने मिलकर के बनाया, और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है अपने गांव में सबको, हम जो भी लोन की जिसको जरूरत होगी हम देंगे। तो उन्होंने अपनी छोटी छोटी पूंजी तो डाल दी, मान लीजिए पूंजी उनके पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड होता है, और वो गए फिर नाबार्ड के पास, और नाबार्ड से कहा कि भाई हमने अपना ये एसएचजी बनाया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, और हम ये काम करना चाहते हैं, आप हमें फाइनेंस कर दो जिससे हमारे पास ये सब पैसा आए, या फिर हम इसे लोन दें। तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप नाबार्ड से जुड़ जाता है, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को नाबार्ड फाइनेंस करता है, और ये ग्रुप फिर बाकी आगे बढ़ा करके ग्रामीणों को फिर इन्हें आगे जो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत उन्हें धनराशि प्रोवाइड कराता है या उधार देता है, फिर उनसे पैसे वसूलता है, ब्याज के रूप में जो आता है फिर वो नाबार्ड को वापस कर देते हैं। तो इस तरह से भी एक मॉडल है जो काम करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और काफी पॉपुलर है। सबसे ज्यादा जो रिलायबिलिटी है वो इसी ग्रुप की है। और इसके बाद जो अगला है वो है ग्रामीण क्षेत्र में जो स्पेशल बैंकिंग की, जो बेस्ड है, जो 1970 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो नोबेल प्राइज विनर थे, और इन्होंने ये ग्रामीण बैंक की जो मॉडल था वो डेवलप किया था, जो जिसके बेसिस पे भारत में जो रीजनल रूरल बैंक थे वो इस्टेब्लिश किए गए थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना की गई थी वो इसी मॉडल पर बेस्ड थी। ये भी स्पेशली चूंकि छोटे फाइनेंस के लिए बनाए गए थे कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे समूह गांव में चलता है, हाँ बिल्कुल। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनकी स्थापना केवल ग्रामीण क्षेत्र को फाइनेंस करने के लिए स्पेशली की गई थी, कि जो छोटी छोटी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीणों को हेल्प करेगा। उसके बाद जो जो चौथा पार्ट था वो था रूरल कोऑपरेटिव का, यानी आपस में मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेना, उसमें पैसे जमा करना और आवश्यकता पड़ने पर उसी से फिर उधार देना। तो ये सारी चीजें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल हैं, या आप कह सकते हो मॉडल हैं, या उनके प्रकार हैं। इन चारों आधारों पर ही तमाम तरह के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। ये सब, इसमें जो सबसे ज्यादा रिस्की है वो ये है ना, जो प्राइवेट वेंचर में चलता है, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, जिसके मैसेजेस जनरली बहुत आते हैं सबके पास। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर 2 स्टार लगा रखा है इसको, वित्तीय समावेशन सूचकांक, चूंकि ये लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है,
और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो। इतना भरोसा है मुझे इस पर। क्यों? उसका रीजन ये है कि ये अभी अभी 7 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, अभी 7 अप्रैल को। तो चूंकि बिल्कुल लेटेस्ट है तो ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो रिजर्व बैंक ने घोषणा क्या की है? रिजर्व बैंक ने कहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स वो डेवलप करेगा, बनाएगा। ठीक है, अभी बनाया नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। घोषणा की है रिजर्व बैंक ने कि वो वित्तीय समावेशन सूचकांक का निर्माण करेगा, करके जुलाई में पब्लिश करेगा। हो सकता है जब आपका एग्जाम हो अक्टूबर में, जैसा ड्यू है, तब तक ये पब्लिश हो चुका हो। तो याद रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इकोनॉमिक सेक्शन में जरूर आएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो इंडेक्स बनेगा उसके जो डायमेंशन होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, ये 3 डायमेंशन के बेसिस पे बनाया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जनता है उसकी, इसके फिर सब पैरामीटर बनाए जाएंगे। जो जनता है उसका एक्सेस कितना है वित्तीय सेवाओं तक, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कितना उसे, जो जनता है उसे कितना, एक तो एक्सेस, दूसरा उसे कितना यूज करती है, ये डेटा कलेक्ट होगा, और तीसरे जो ये सेवाएं हैं इनकी क्वालिटी कैसी है। एक्सेस, यूज एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 3 प्रमुख आयाम होंगे जिनके आधार पर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बनाया जाएगा और जुलाई में पब्लिश किया जाएगा। इसके बाद आपका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट था वो मेरी तरफ से समाप्त है। मैंने कोशिश की है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो मैं आपको बता पाऊं। अगर इसमें से कोई चीज रह गई हो तो आप कमेंट्स में डालिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि छोटे वीडियोस बना के उसे मैं फिर आपको शेयर कर दूं। तो नेक्स्ट है, अब इसके बाद समावेशन का अगला पार्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ना। ये जितनी सारी चीजें हम पढ़ रहे थे ये सब उसी के अंतर्गत थी। तो सामाजिक समावेशन और वित्तीय समावेशन को देखते हुए अब हम चलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है। तो जल्दी से देखेंगे क्योंकि बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पर इसे समराइज किया है कि समावेशी विकास क्या है, जिसमें विकास सबका एक साथ हो, शिक्षा और कौशल के लिए लोग एम्पावर्ड हों, क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी हैं, ये सारी चीजें मैं आपको समावेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ। एजुकेशन और स्किल, ये 2 ऐसे प्रमुख उपकरण हैं जिनके माध्यम से इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। दूसरी बात यह है कि समावेशी विकास वो विकास है जो नए अपॉर्चुनिटीज पैदा करे, और ये सारी चीजें मैं समावेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये समरी है सबकी, और उन तक सबकी समान पहुंच हो, ऐसा विकास कहलाता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना। यानी आर्थिक अवसर उत्पन्न होना, उन अवसरों तक सबका समान रूप से पहुंचना, समाज के सभी वर्गों का, चाहे वो कितनी भी विविधता रखते हो, लेकिन सभी वर्गों का एक साथ विकास होना। अब समावेशी विकास में क्या क्या शामिल होता है, इस पे भी जल्दी से एक रिकैप देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव विजन में देखें तो हम मानते हैं कि समावेशी विकास में क्या बढ़े, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की रेट बहुत अच्छी हो। अगर जीडीपी की रेट, क्योंकि आपको याद होगा जब डेवलपमेंट और ग्रोथ पढ़ा रहे थे तब आपको बताया था कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में एक मेजर अंतर है कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है और ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है, और विकास गुणवत्तापूर्ण होता है। लेकिन विकास केवल गुणवत्तापूर्ण नहीं होता, उसमें ग्रोथ भी इंक्लूडेड होती है। तो जब समावेशी विकास हो तो जो जीडीपी है उसकी रेट अच्छी हो, हाई रेट हो। अगर हाई रेट होगी तो उससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, है ना। तो उससे क्या होगा, आय और धन के वितरण में जो असमानता है वो कम होगी, ऐसा माना जाता है। दूसरी बात समावेशी विकास की ये है कि जीडीपी तो ज्यादा हो, पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा हो ही हो, लेकिन साथ ही साथ, हाँ मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, लेकिन साथ साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना। बुनियादी सुविधाओं में क्या क्या आता है, घर,
भोजन, पेयजल, एजुकेशन और हेल्थ, और साथ साथ एक बहुत डिग्निफाइड जो लाइफ है वो सभी निवासी जी सकें। अगर किसी देश में ये स्थिति होती है तो वास्तव में वहां पर समावेशी विकास होता है। यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं इनको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स जो यहाँ पर है, जैसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो पूछा जाता है ना समावेशी विकास में क्या क्या सम्मिलित है, तो उसमें दे दिया जाता है जीडीपी में ग्रोथ, पेयजल की सुविधा, भोजन की सुविधा, आवास की सुविधा, या ऑल ऑफ द अबव। तो आप इन सबको ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या इंक्लूड होता है समावेशी विकास के अंतर्गत। समावेशी विकास में इन सबके साथ ध्यान रखिएगा 3 आयाम यहाँ पर रखे हैं मैंने। समावेशी विकास में 3 आयाम हैं। ये तीनों आयाम में सबसे पहला तो क्या है, ग्रोथ, यानी जीडीपी में ग्रोथ रेट, पर कैपिटा ग्रोथ रेट, और जिससे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल हो सके। दूसरी बात, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना। बुनियादी सुविधाओं में आप जानते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण आयाम है समावेशी विकास का, वो है कि पर्यावरण संरक्षण को भी इसमें ध्यान में रखा जाए, जिससे जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो सके। तो समावेशी विकास पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया जाए। यहाँ पर इसकी चार्ट के थ्रू एक छोटी सी समरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको एक साथ सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, देश के आर्थिक विकास का लाभ अगर समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मिलता है तो ये क्या है, ये है समावेशी विकास। समावेशी विकास के लिए ग्लोबल पैमाना जो है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो ऑलरेडी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा डेवलप किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ये सब आपको इंडेक्सेस में मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर एक रिकैप बना दिया है जिससे आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान में रहे। तो भारत का स्थान जो है वो 2020 में 62वां स्थान था। ये ग्लोबल पैमाना है, ग्लोबल पैमाने के आधार पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट को नापने के तरीके। इसके जो फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना, जो अभी आगे जिक्र कराए, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख यहाँ पर मैंने छांट के रखे हैं, जिसमें है कि बेरोजगारी की दर घटे, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो, रूरल सेक्टर डेवलप हो, जो इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है कि कोई बहुत धनी है कोई बहुत निर्धन है, ये असमानता कम हो, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उन तक सबकी पहुंच हो, और इसके साथ साथ जो रीजनल डिस्पैरिटी हो वो कम हो। रीजनल डिस्पैरिटी में यानी किसी क्षेत्र का ज्यादा विकास और किसी क्षेत्र का विकास कम हो पाता है, ये कम हो जाए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, और पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी का नाश हो, गरीबी को समूल जड़ से नष्ट किया जाए। तो ये प्रमुख घटक हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। अगर ये सारे प्रयास सार्थक होते हैं तो निश्चित रूप से इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। ये योजनाएं हैं जो सरकार, बहुत सारी योजनाएं सरकार ने की हैं, लेकिन कुछ योजनाएं यहाँ पर मैंने जो प्रमुख हैं उनको शामिल की हैं, जिनका जिक्र मैं आपको कल कर चुकी हूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन में। जैसे जनधन योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है ना, स्किल बढ़ाने के लिए अभी कहा ना कि स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है समावेशी विकास के। दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना, दीनदयाल अंत्योदय, बहुत सारी जो गरीबी निवारण की जितनी योजनाएं हैं वो सब इसमें शामिल हैं। बेरोजगारी निवारण की जितनी योजनाएं हैं वो सब इसमें शामिल है। तो आप यूं कह सकते हैं कि जितनी योजनाएं सरकार बनाती है, इन सारे घटकों को, सारे फैक्टर्स को टारगेट करते हुए वो सारी योजनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। तो यहां तक ये सारा पार्ट था, पार्ट ए इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, और शायद ही कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिस पर सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन ना आते हों। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं इसे जल्दी से जल्दी खत्म करूं, जिससे अभी पॉवर्टी चूंकि पूरी बची हुई है, निर्धनता, बेरोजगारी, जो अगली आगे आने वाली 1-2 क्लासेस में मैं लेकर के अपना कोर्स खत्म करना चाहती हूँ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कब आया, है ना। तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1972 में स्टॉकहोम में इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन डेवलपमेंट पर।
और इसमें सबसे पहले ये आया, ये कहा गया कि अगर सतत विकास या धारणीय विकास भी जिसको हिंदी में कहते हैं, अगर धारणीय विकास की हम बात करते हैं तो धारणीय विकास के अंतर्गत पर्यावरण पर बहुत अधिक फोकस रखने की जरूरत है, क्योंकि मानव विकास बहुत हद तक प्रभावित होता है अगर पर्यावरण नष्ट होता है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो 1972 में स्टॉकहोम में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था उसमें की गई थी। ठीक है, इसके बाद इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि इसी कॉन्फ्रेंस में इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मिस्टर बेरी हैं जिनकी 1974 में किताब आई थी द क्लोजिंग सर्कल। ये बहुत पॉपुलर हुई थी, क्योंकि ये प्रकृति पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रकृति से जब आप कुछ लेते हैं तो वो आप फ्री में ले लेते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ ना कुछ आपको देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए? संरक्षण। इन्होंने कहा था कि प्रकृति को संरक्षण देने की बहुत सख्त जरूरत है इस समय, क्योंकि सर्कल जो है ना पृथ्वी का वो गोल है, इसीलिए उसका नाम उन्होंने रखा था क्लोजिंग सर्कल। तो पृथ्वी का जो सर्कल है उसको संरक्षित करने की जरूरत है, उसी पर पूरी ये किताब बेस्ड थी। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही, लेकिन चूंकि शुरुआत एक आधार बनाया था मिस्टर बेरी ने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जहां से और ज्यादा फोकस किया गया था। इसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली थी 1982 में, उसमें एक वर्ल्ड चैप्टर फॉर नेचर का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये थोड़े से डेवलपमेंट हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वैसे तो जो प्रकृति संरक्षण है, अगर हम कहें कि भारत में तो बहुत पुराना है, प्राचीन समय से चलता चला आ रहा है ना, लेकिन मान्यता किसको मिलती है? जो चीजें विश्व स्तर पर यूएन करता है आजकल के मॉडर्न टाइम में, और अगर हम आजकल के समय की बात करें तो हम यूएन की बात करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रकृति संरक्षण तो भारत की परंपरा में था। जब प्राचीन चीजें पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि पेड़ों को लिंक कर दिया गया है धर्म से, या उनके संरक्षण से, कि भाई ये बहुत पूजनीय वृक्ष है, इसको काटना नहीं चाहिए। नदियों को माता कहा जाता है, जो पर्वत है उनको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, जंगल को बहुत अधिक प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जाती। तो पहले के समय में, जो प्राचीन समय है, उसमें तो प्रकृति को बहुत अधिक संरक्षण प्राप्त था। लेकिन समय के साथ साथ जब विकास की दौड़ शुरू हुई, तो ये प्रकृति का जो पूरा खजाना था जब नष्ट होना शुरू हुआ, तब ये उस पर दोबारा से फिर फोकस करने की कोशिश की जाने लगी पूरे विश्व के द्वारा, और इसी को फिर यूएन तक गया, यूनाइटेड नेशंस तक गया। और जहां से जो हिस्टोरिकल परव्यू यहाँ पर आपको दे रहे हैं वो भले यूएन के द्वारा दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत में तो इसका जो डेवलपमेंट था वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो 1982 की असेंबली में ये वर्ल्ड चैप्टर फॉर नेचर का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था, वहां से शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसको अर्थ समिट कहा जाता है। अर्थ समिट में ये एक नाम है जिसको हमेशा याद रखिएगा, ये नाम है मिस्टर बर्टलैंड का। और मिस्टर बर्टलैंड ने जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी वो थी आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा जो कॉमन भविष्य है वो कैसा होगा। उसमें इन्होंने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, वैसे तो नेचर की बात हो रही थी, नेचर प्रोटेक्शन की बात हो रही थी, प्रकृति संरक्षण की बात हो रही थी, लेकिन ये जो सतत विकास शब्द है, इसको सबसे पहले मिस्टर बर्टलैंड ने अर्थ समिट में 1992 में सबसे पहले अपनी रिपोर्ट में इस शब्द को कोट किया, और उस रिपोर्ट में इन्होंने उसको प्रस्तुत किया था। इन्होंने जो परिभाषा दी थी सतत विकास या धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उन्होंने कहा कि जो ये परिभाषा सबसे ज्यादा यूज होती है इस समय, अगर आप कोई भी आर्टिकल उठाकर पढ़ेंगे तो आपको बर्टलैंड की जो परिभाषा है वो सबसे पहले दिखाई देगी, क्योंकि इसी को फिर आगे लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पूरा परव्यू है वो आगे बढ़ाया गया। तो क्या कहा इन्होंने, जो परिभाषा दी कि ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो आज की जरूरत है उसे पूरा ना किया जाए, आज की जरूरत को तो पूरा किया जाए, लेकिन
कैसे उसे यूज किया जाए, जो आज मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, जो जो जरूरतें हैं, उन्हें आज उनको रिसोर्सेस को विदोहन किया जाए, लेकिन इस तरह से किया जाए, इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियां भी, उनके लिए इतना तो छोड़ दो कि आने वाली पीढ़ियां कम से कम उसे यूज कर पाए। आज इस तरह से विदोहन अंधाधुंध तरीके से ना हो कि आज ही आप सारा खत्म कर दो, है ना। और जिससे जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, वो भी हेल्दी रहे, क्योंकि विकास की दौड़ में ये देखा गया कि जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र था वो बहुत हद तक पूरे विश्व का बिगड़ गया। तो पारिस्थितिकी तंत्र भी स्वस्थ रहे और सतत रहे। अब यहाँ पर एक वर्ड अगर आप देख रहे हैं ना, सतत, सतत का यानी कंटिन्यूअस। सतत का मतलब होता है जो लगातार चलता रहे, कभी समाप्त ना हो। तो सतत विकास तो तभी होगा ना जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्सेज संसाधन दो तरह के होते हैं, एक तो रीयूजेबल होते हैं जिनको आप बार बार यूज करते रहो, कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन एक ऐसे होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, और ऐसे संसाधनों की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो सतत विकास तभी होगा कि जो ऐसे संसाधन हैं जो जल्दी खत्म होने वाले हैं, उनको बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाए, बहुत ध्यान से इस्तेमाल किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिल सके। तो ये ब्रेटलैंड ने जो पूरी रिपोर्ट अपनी दी थी, उसमें जो बातें दी थी, वो सारी चीजें आज भी जितने गोल्स बनते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, वो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनती है, जो 1992 में अर्थ समिट में इन्होंने दी थी। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, सस्टेनेबल पृथ्वी की बात की, सतत पृथ्वी यानी वो हमेशा बनी रहे, विकास ऐसा हो जो रुके नहीं, हमेशा चलता रहे, ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा हो जो हमेशा होता रहे, उसमें नई नई चीजें इंक्लूड होती रहे, पॉजिटिव चीजें इंक्लूड होती रहे, है ना। जो पीस है वो बरकरार रहे, पीस और विकास साथ साथ चले, शांति और विकास, विकास की दौड़ में शांति नष्ट ना हो, वो भी साथ साथ चलती रहे। जो कंजम्पशन है वो हमेशा चलता रहे। धारणीय या सतत का मतलब ये है कि कंजम्पशन कभी खत्म ना हो। और हम अगर इसी तरह से, इनका कहना था कि अगर अंधाधुंध विदोहन होने लगा तो ये एक ना एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा। तो उपभोग कैसा हो, सस्टेनेबल हो, जो टेक्नोलॉजी हो वो कैसी हो, सस्टेनेबल हो यानी सतत हो, हमेशा चलने वाली हो, आज के बाद फिर वो नष्ट होने वाली ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे मुख्य रूप से, जो ये 6 पॉइंट्स थे जिसको ध्यान में रखने की बात इन्होंने की, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो बनाए गए। 1980 से 1990 तक जो प्रमुख सम्मेलन है वो यहाँ पर एक बॉक्स में मैंने आपके लिए यहाँ पर रखे हैं, मैं डिटेल में इसके नहीं जा रही हूँ, केवल नाम भी अगर आपको याद रहते हैं तो आप अपने आंसर आसानी से दे लोगे। तो याद रखिएगा 87 में 2 सम्मेलन हुए थे, एक तो मॉन्ट्रियल में जिसमें ओजोन से रिलेटेड, क्योंकि नाम से ही क्लियर है कि ये किससे संबंधित रहे होंगे, तो ओजोन से रिलेटेड थे मॉन्ट्रियल में जो हुआ था, और दूसरा हुआ था जो बहुत ऐसे पदार्थ जो प्रदूषित पदार्थ जो पर्यावरण में जा रहे हैं, खतरनाक पदार्थ जो कहा जाता है हजार्डियस सब्सटेंसेस, उनके लिए ये किया गया था। ठीक है। हाँ पूजा, जैसे कोल है खत्म हो सकता है। इसी तरह से 1992 में जलवायु परिवर्तन क्लाइमेटिक चेंज कन्वेंशन जो है, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, कोटक महिंद्रा राजा बागरी, कोटक महिंद्रा बैंक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है बेटा, कोटक महिंद्रा बैंक तो एक फुल फ्लेज प्राइवेट बैंक है, जो एक यूनिट, ऐसा नहीं कि माइक्रो फाइनेंस जो है वो केवल छोटी छोटे इंस्टीट्यूशन करते हैं, किसी किसी कमर्शियल बैंक का एक सेक्शन भी ऐसा होता है जो माइक्रो फाइनेंस करता है। ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी कहीं बारिश बहुत ज्यादा है, कहीं बाढ़ बहुत ज्यादा है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उससे रिलेटेड एक कन्वेंशन 1992 में हुई थी, और इसी में एक जैविक विविधता से यानी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कन्वेंशन हुआ था। अर्थ समिट अभी जिसका जिक्र किया था वो भी 1992 में हुआ था। और फिर 2002 में एक वर्ल्ड, बहुत सारी वैसे तो चलती रहती हैं लेकिन ये कुछ खास थी जिनमें बहुत सारी चीजें डिसाइड की गई थी, तो एक विश्व सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसमें SDG फाइनल किए गए थे। तो अब आगे चलते हैं जल्दी से।
और ये देखते हैं कि सतत विकास का अर्थ क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो विकास की, जैसा अभी सारी चीजें डिस्कस की, विकास की ऐसी क्षमता जिसमें जिससे पारितंत्र जो है वो प्रोडक्शन जिसमें कंटिन्यूअस चलता रहे, यानी प्रोडक्शन कभी बंद ना हो। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कभी ऐसी स्थिति ना आए कि किसी चीज पारित जो इकोसिस्टम है वो इस तरह से डेवलप हो कि प्रोडक्शन जो है वो सस्टेनेबल बना रहे। दूसरी चीज, ऐसा विकास जिसमें मानव जीवन सुखी बना रहे, है ना, और वेलफेयर उसका होता रहे, जीवन की उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसे होती रहे, हैप्पीनेस उसकी बनी रहे, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग होता रहे जिससे जो भावी पीढ़ियां हैं वो उसे आज भी उसे यूज कर, जो लोग हैं यूज करें, और भविष्य में जो पीढ़ियां आए वो भी उसका यूज कर सकें। यानी इसका मतलब क्या हुआ, रिसोर्सेस को बर्बाद होने से बचाना है, पर्यावरण को संरक्षण देना है, और नेचुरल रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मानव जीवन का जो आधार है हम जानते हैं कि वो इकोसिस्टम पर बेस्ड है, और इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट ये दो ही चीजें ऐसी हैं जिसमें मानव जीवन सुखी बना रह सकता है, और मानव जीवन सुखी बना रहे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो सतत विकास क्या है, वह विकास जो निरंतर चालू रहे, कभी समाप्त ना हो। और जो इसमें ये हाइलाइटेड शब्द हैं इन पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये या हाइलाइटेड मैंने इसलिए लिए हैं ये सारे, जब क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसमें जो आंसर्स आए हैं, मीन आवर नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ऑफ कोर्स, है ना। तो अपना नीड फुलफिल करिए, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड से किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइजेशन ना कीजिए, इसका मतलब यही हुआ। तो जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सतत सुधार ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसमें कंटिन्यूअस जिसमें इंप्रूवमेंट होता रहे। और कैसा इंप्रूवमेंट हो, अब इस पे फोकस करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं जिनके ये आंसर थे, वहीं से मैंने इसे छांटा है। एक तो क्या हो, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़े, शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य सुधरा हुआ हो, जीवन की गुणवत्ता जो है वो इम्प्रूव होती रहे, और साथ साथ जैसे अभी पहले डिस्कस कराए थे कि प्राकृतिक और पर्यावरण के जो साधन हैं उनकी क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी बनी रहे, वो नष्ट ना हो। धारणी विकास के जो सिद्धांत हैं जो दिए गए थे वो है प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग हो, बायोडायवर्सिटी को संरक्षण मिले। प्रश्न ये पूछा जाता है ना कि हाँ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पर आ रही हूँ, अभी बच्चों अभी जल्दी से आ रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रही हूँ कि टाइम हालांकि 4:30 बड़ी जल्दी से हो गया है। एसडीजी और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सब अभी सब पर आ रही हूँ। धारणी विकास के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, वो है नेचुरल रिसोर्सेस को अच्छी तरह से यूज किया जाए, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट की जाए, यानी जो इकोसिस्टम में डिफरेंट लेवल के डिफरेंट तरह के जीव जंतु हैं उन सबको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर किसी भी जीव को किसी तरह का हानि पहुंचती है तो उससे पूरा इकोसिस्टम बिगड़ता है, और उससे पृथ्वी भी प्रभावित होती है और मनुष्य भी प्रभावित होता है। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी प्रोटेक्ट हो, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यावरण और हाँ सर्वेश, बस अभी चल रहा है भैया, बस 10-5 मिनट और लगेगा। हाँ मैं कोशिश ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैं ठीक है, बस इसके बाद मैं खत्म कर दूंगी। ठीक है, बाकी कल अगले अगले उसमें पढ़ा दूंगी, ठीक है। ओके ओके। तो पर्यावरण और संसाधनों से सतत आय मिलती रहे, उसके अलावा संसाधनों का उपयोग इस तरह से किया जाए कि समाज के सभी वर्गों तक उसकी पहुंच हो। रिसाइकलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर बहुत अधिक फोकस है इस समय देश सारे लोगों का। जो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से हो, और इसके अलावा
जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है उसको ध्यान में रखा जाए, केवल देश अपना अपना विकास ही ना करे बल्कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखा जाए। समाज के जो सभी वर्ग हैं वो संसाधनों का सदुपयोग करें, उसको वेस्ट ना करें। अपनी जो मान्यताएं हैं जिससे जो संसाधन नष्ट होते हैं उन मान्यताओं, जैसे नदियों में कोई चीज बहा देना, अगर इस तरह की कोई मान्यता है तो समाज को चाहिए कि उसे चेंज करे। विश्व के सभी संविधाओं द्वारा आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए और सभी का पार्टिसिपेशन इसमें हो। तो जो सतत विकास के उद्देश्य हैं वो भी जल्दी से मैं आगे चलती हूँ। जीवन के गुणवत्ता में सुधार करना, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करके आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना। दूसरा इसमें उसके बाद जो भागीदारी है वो सबकी होना, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना, आर्थिक विकास के जो लाभ है वो सबको मिलना, है ना, जिसमें जिसके साथ साथ जो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है उनका भंडार भी सुरक्षित रह सके। पर्यावरण का जो भंडार है उसको भावी पीढ़ियों को बिना हानि पहुंचाए जो ह्यूमन कैपिटल है और फिजिकल कैपिटल है उसको यूज करते हुए संरक्षण उसको संरक्षित करते हुए इस तरह से विदोहन करना कि वृद्धि और विकास भी हो और साथ साथ उसका प्रोटेक्शन भी हो। ठीक है। और जो सतत विकास है उसके टारगेट्स को इस तरह से अचीव करना कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भंडार कम ना हो। तो एनवायरमेंट स्टेटस रिपोर्ट से कल शुरू करूंगी मैं क्योंकि समय हो गया है। तो आज चूंकि क्लास आपकी दूसरी क्लास समय से शुरू होनी है तो आज मैं अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये पार्ट यहीं पर छोड़ रही हूँ। जितनी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ से शुरू हो रही हैं स्लाइड से, और ये सारी चीजें मैं आपको शुरू करूंगी आपकी अगली क्लास में जो नेक्स्ट शेड्यूल में होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बच्चों, अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। 3R पॉलिसी सारी चीजें आगे डिस्कस की गई हैं बच्चे, है ना। अभी आज चूंकि आज पूरा नहीं हो पाई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी इसमें, तो आज मैं यहीं पर इसको समाप्त कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ओके।